नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का टारगेट यूपीएससी में। इस चैनल में हम यूपीएससी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है इसमें हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो संविधान है वो संविधान कहने का मतलब है किसी देश की सर्वोच्च विधि है। यानी कि आम भाषा में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो शासन प्रणाली है वह शासन प्रणाली कैसे चलेगा, यानी किन आदर्शों के आधार पे हमारा जो शासन प्रणाली है वो चलेगा, इसको जानने का प्रयास करते हैं संविधान के माध्यम से। तो यानी अगर हम आम भाषा में बोले तो संविधान का मतलब है किसी देश की सर्वोच्च विधि। यानी इसी के अनुसार हमारी जो सरकार है, सरकार जो नियम कानून बनाएगी वो संविधान में दिए गए आदर्शों को ध्यान में रख कर ही। संविधान दो तरह के होते हैं, एक अपना लिखित संविधान और दूसरा मौखिक, जिसको कि अभिलिखित संविधान भी बोलते हैं। लिखित संविधान कहने से आशय है कि हमारे संविधान में जो भी प्रावधान है, यानी जो भी नियम कानून है, यानी अर्थात जो भी आदर्श है, इन सब आदर्शों का एक लिखित विवरण होगा और इन लिखी गई बातों को एक दस्तावेज में शामिल कर दिया जाएगा और उस दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। कही गई बातों को अगर हम एक शब्दों में बोलें तो संविधान एक दस्तावेज है जिस दस्तावेज में शासन प्रणाली के आदर्शों के बारे में बताया गया है। यानी हमारा संविधान मार्ग दिखाता है, जिस मार्ग के द्वारा हमारी जो शासन प्रणाली है वो शासन प्रणाली आगे चलेगी। तो हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आज देखते हैं। तो हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें कि 9,000 शब्द हैं। यानी कि हमारा जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हमारा जो संविधान है वो इतना बड़ा लिखित संविधान हमने क्यों अपनाया। ये आम प्रश्न है जो किसी के भी मन में उठ सकता है कि हमारा जो संविधान है वो इतना बड़ा लिखित संविधान कैसे है। तो हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो विविधताओं से भरा पड़ा है। यानी कि हमारे देश में विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो उन सब समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो संविधान है वो इतना बड़ा लिखित संविधान हमने अपनाया। और दूसरी जो विशेषता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो विभिन्न देशों के संविधान से प्रेरित है। यानी इसका मतलब हुआ कि हमने जो संविधान अपनाया है, यानी हमारे संविधान में जो भी अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों को हम विभिन्न देशों को संविधान को देखने के बाद अपने अनुसार, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो दूसरे देशों के संविधानों को देखा और उसी को हूबहू यानी कि कॉपी पेस्ट करके अपने संविधान में शामिल कर लिया, ऐसा भी नहीं है। हमने विभिन्न देशों के संविधानों को देखा, उसको पढ़ा और फिर अपने अनुसार, यानी हमारे देश के संविधान या शासन प्रणाली के लिए क्या आवश्यक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा और उसमें जो प्रावधान है वो अपने अनुसार उन प्रावधानों को अपने संविधान में ग्रहण किया। और अगली विशेषता देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वो
हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में कठोर एवं लचीलापन का समन्वय है। यानी कि हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। तो कठोर का कहने से आशय क्या है एवं लचीला कहने का मतलब क्या है, यानी हमने कठोर एवं लचीला संविधान क्यों अपनाया और ये कठोर एवं लचीला का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो कठोर संविधान कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उन अनुच्छेदों को संसद जो है आर्टिकल 368 के माध्यम से उसमें संशोधन कर सकती है। इन संसद की जो संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो हम आगे के लेक्चर में इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें इतना ही जानना है कि कठोर संविधान का मतलब हुआ कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो सरल रूप से नहीं हो सकती है। सरल रूप यानी कठोर संविधान जो है, हमारे संविधान में जो भी संशोधन होगा वो जो है कि वो संशोधन जो है कि संसद के दोनों सदनों में उपस्थित एवं शामिल सदस्यों के 2/3 बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की सहमति से ही हम किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे संविधान के दोनों सदन में उपस्थित जो सदस्य है उनकी संख्या 20 है, तो 20 सदस्यों का जो 2/3 जो सदस्य होंगे, यानी कि 2/3 कहने का मतलब जो 2/3 सदस्य हैं उनकी सहमति होगी और साथ ही साथ जो राज्य हैं उन राज्यों की भी उस संशोधन पे सहमति होनी चाहिए। लचीलापन का मतलब हुआ कि जो संशोधन है वो आम प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। अगली विशेषता जो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यानी हमारे संविधान, हमारे देश में जो नागरिक है वो उनको सिर्फ भारत की ही नागरिकता प्राप्त होगी। तो भारत की ही नागरिकता प्राप्त होगी तो मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि सर एकल नागरिकता तो हर जगह तो एकल नागरिकता ही है। ऐसा नहीं है। यूएसए के जो नागरिक हैं, यूएसए के जो नागरिक है वो एक तो एक तो देश के नागरिक होंगे और दूसरी जो है वो राज्य के नागरिक होंगे। यानी यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जो व्यक्ति है वो राज्य का भी नागरिक है और देश का भी नागरिक है, यानी राष्ट्र का भी नागरिक है। और अगली विशेषता अगर हम देखते हैं तो एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघ है। यानी हमारे संविधान में संघीय प्रणाली भी है और साथ ही साथ एकात्मकता का भी जो है रूप देखने को मिलता है। संघीय का मतलब हुआ जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है। तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि संघीय प्रणाली क्या है। संघीय प्रणाली का मतलब है कि हमारे देश में केंद्र भी है और राज्य भी है। केंद्र के कुछ विषय क्षेत्र हैं और दूसरा राज्य के भी कुछ विषय क्षेत्र हैं। दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। पहली प्रावधान हो गई संघीय व्यवस्था की। और दूसरी विशेषता अगर हम देखते हैं, दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो हमारे देश में एक लिखित संविधान भी है। पहली विशेषता हो गई कि यहाँ में केंद्र एवं राज्य के शक्तियाँ अलग अलग विषय क्षेत्र हैं। दूसरी विशेषता हो गई कि हमारे यहाँ जो है एक लिखित संविधान है। तीसरी विशेषता हो गई कि एक सर्वोच्च न्यायालय है जिन्हें की न्यायिक स्वतंत्रता प्राप्त है। और एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघ जो हुआ, इसमें एक शब्द में अगर हम एकात्मकता की बात करते हैं तो उसमें जो है केंद्र हमारा शक्तिशाली हो जाता है। यानी कि अगर हमारे देश में अगर आपातकाल लागू होता है तो उस दौरान केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी कि वो राज्य से भी संबंधित जो नियम कानून है उसके बारे में उनके पास ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं जो कि रूस के से लिया गया है। मौलिक अधिकार का मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते
जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें कि हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार है तो साथ साथ हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य की भी बात की गई है, यानी कि अगर राष्ट्र आपको कुछ अधिकार देता है तो राष्ट्र आपसे अपेक्षा भी करता है कि आपके देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। अब अगली विशेषता की बात करते हैं तो जिसमें कि वयस्क मताधिकार की बात की गई है, यानी हमारे हमारे देश के जो भी नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उन्हें मत करने का अधिकार है, यानी कि वो अपने प्रतिनिधि को चुनकर सरकार में भेज सकते हैं। अगली विशेषता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत कहने का मतलब हुआ कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और उसके नीचे जो बहुत सारे अधीनस्थ कोर्ट हैं जिनके बारे में हम आगे के लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। एकीकृत कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अधीन हाई कोर्ट भी हैं और अदर कोर्ट यानी अधीनस्थ कोर्ट भी है, यानी कि हाई कोर्ट में लंबित मामले हो या अधीनस्थ कोर्ट में लंबित मामले हो, इन दोनों हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट के जो नियम कानून होंगे वो यहाँ भी चलेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब हुआ कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। आगे के लेक्चर में हम इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो कोर्ट है वो स्वतंत्र न्यायपालिका की तरह जो है बिहेव कैसे करता है। उसके बाद हमारे देश के संविधान में स्वतंत्र निकाय का प्रावधान है, जैसे यूपीएससी हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, ये सब स्वतंत्र निकाय हैं, यानी कि ये अपने 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 कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। उसके बाद हमारे देश के संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी है, जिसमें कि आर्टिकल 352 की बात की गई है। 352 के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू होता है? तो अगर कोई सशस्त्र विद्रोह हुआ या बाहरी आक्रमण का खतरा हुआ तो इस दौरान हम आर्टिकल 352 के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद 356 है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अगर राज्य जो है कि वो संवैधानिक प्रावधानों के अधीन काम नहीं करता है, तो इस आधार पे वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। वर्तमान समय में ये अनुच्छेद 356 जो है वो काफ़ी विवादास्पद रहता आया है, यानी कि समय समय पर इस पे चर्चा होती है कि केंद्र जो है वो अनुच्छेद 356 का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करता है। अगला जो है अनुच्छेद 360 है, जिसके माध्यम से वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है कि अगर हमारे देश में वित्तीय रूप से कोई संकट उत्पन्न होता है तो इस दौरान हम अनुच्छेद 360 के माध्यम से वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला, हमारे देश के संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई थी। जो त्रिस्तरीय सरकार है यानी कि केंद्र स्तर, राज्य स्तर और पंचायती राज स्तर, यानी कि तीनों स्तर पे सरकार की व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक रूप से की गई है। लोकतांत्रिक कहने का मतलब हुआ कि जो लोगों के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होंगे, यानी हम जिन नेताओं को चुनते हैं उन्हीं नेताओं के माध्यम से हमारे देश का शासन चलाया जाता है, जैसे कि संसद हो गए, राज्य हो गए और स्थानीय सरकार हो गए। जो पंचायत का जो गठन है वो 73वां संशोधन जो कि 1992 और 74वां संशोधन 1992 के तहत 73वां संशोधन के तहत पंचायत का गठन किया गया और 74वां संशोधन के तहत जो है वो जिला परिषद का गठन किया गया। इन सब के बारे में हम आगे के क्लासों में जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि आज हमने देखा कि हमारा जो संविधान है वो वो कैसा है, हमारे देश के संविधान में क्या विशेषताएं हैं, इन सब चीज़ों को हमने आज जानने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस
चीज़ को अच्छी तरह से समझा है कि हमारे देश का जो संविधान है उसकी क्या विशेषताएं हैं, हमारे यानी संविधान का मतलब क्या है, संविधान हमारे देश में जो संविधान है वो इतना बड़ा लिखित संविधान क्यों है, हमने विभिन्न देशों के संविधानों से क्या क्या लिया है और उसको अपने अनुसार कैसे ढाला है, इसके बारे में जानने का प्रयास किया। हमने वयस्क मताधिकार के बारे में जाना, हमने मौलिक अधिकारों के बारे में जाना और मौलिक अधिकारों के बारे में इतना ही जाना कि ये हमारे देश का जो संविधान है उसकी एक विशेषता है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य को भी देखा। ऐसे ही आगे के लेक्चर में जो है कि इसी ढंग से हम लक्ष्मीकांत को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि यूपीएससी के लिए एक बाइबल के रूप में प्रतिभागियों के बीच काफ़ी प्रचलित रहा है। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।